Hello students, myself Suman from Heart-on Skill Center near Jat College, हिसार। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सी लैंग्वेज। हम सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हम प्रोग्राम करके देखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे टॉपिक होंगे व्हाट इज सी लैंग्वेज, कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट, डेटा टाइप्स, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम कि हम सी में किस तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं, और लास्ट में हम कुछ एक्सरसाइज करके देखेंगे। सबसे पहले सी लैंग्वेज होती क्या है। सी हमारी एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोसीजरल का मतलब होता है कि इसमें किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम स्टेप डिफाइन करते हैं और उन्हीं स्टेप के अकॉर्डिंग हमें उस प्रॉब्लम को सोल्व करना होता है। सी लैंग्वेज को बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रिएट करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, और इसको किसने डिज़ाइन किया था? डेनिस रीचे ने। कब डिज़ाइन किया था? 1972 में। वो लैब कौन सी थी जहाँ पे हमने सी लैंग्वेज को डिज़ाइन किया था? वो थी हमारी AT&T लैब्स जो है USA में। इसके कुछ फीचर्स देखते हैं। सी लैंग्वेज को में जब हम प्रोग्राम लिखते हैं वो कम मेमोरी एक्सेस करते हैं, और उसमें जो कीवर्ड्स होते हैं वो बहुत कम कीवर्ड्स होते हैं जिनको हमें याद करने में कोई दिक्कत नहीं रहती। नेक्स्ट है हमारा सी हमारी एक मिड लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मिड लेवल मीन्स हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 3 लेवल की होती है। सबसे पहले लो लेवल, उसके बाद मिड लेवल, और फिर हमारे होती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो सी है हमारी वो हमारा एक ब्रिज की तरह काम करती है लो लेवल में और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब हम पढ़ते हैं कीवर्ड्स के बारे में, जो हमने भी पढ़ा था कि इसमें जो कीवर्ड्स होते हैं वो कम होते हैं, जिनको याद रखना बहुत इजी रहता है। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स वो डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग पहले से ही सी की लाइब्रेरी में स्टोर होता है, इसलिए हम इनको प्री डिफाइंड और रिजर्व्ड वर्ड्स भी बोलते हैं। इनका जो मीनिंग है वो कंपाइलर के पास ऑलरेडी स्टोर होता है, बस आपको इनको यूज़ करने की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है इंट मनी। जो इंट है वो हमारा एक कीवर्ड होता है जो क्या बता रहा है कि जो मनी एक वेरिएबल है, इसमें हम इंटीजर टाइप के डेटा को ही स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है। कीवर्ड्स पार्ट होते हैं सिंटैक्स का, और इनको हम एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते क्योंकि इनका मीनिंग पहले से ही डिफाइन है। तो सिर्फ हम उस मीनिंग के लिए ही इनको हम यूज कर सकते हैं। हम खुद के यूज के लिए कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा, ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें टोटली सी के जितने भी कीवर्ड्स बनाए गए हैं सी की लाइब्रेरी में वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे ऑटो, डबल, इंट, स्ट्रक्ट, ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, स्विच। आप इन्हें पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है हमारा सी के आइडेंटिफायर्स। हमने कीवर्ड्स के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं आइडेंटिफायर्स के बारे में। आइडेंटिफायर्स मेनली यूज होते हैं किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। आपको कोई नाम देना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? आइडेंटिफायर्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिफायर रेफर्स टू नेम गिवन टू एंटिटीज सच एज वेरिएबल्स, फंक्शन, स्ट्रक्चर एटसेट्रा। सी के प्रोग्राम में आपको किसी वेरिएबल्स को कोई नाम देना है, फंक्शंस को कोई नाम असाइन करना है, स्ट्रक्चर को कोई नाम असाइन करना है, यूनियन को करना है। तो जो नाम हम यूज करते हैं उनको हम एज ए आइडेंटिफायर बोला जाता है। आइडेंटिफायर मस्ट बी यूनिक। आइडेंटिफायर यूनिक होनी चाहिए। 2 वेरिएबल्स के नाम सेम नहीं हो सकते, 2 फंक्शन के नाम सेम नहीं हो सकते, और ना ही 2 स्ट्रक्चर के नाम सेम हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है इंट मनी, डबल अकाउंट बैलेंस। हमने इंट पहले क्या देखा था कि ये हमारा एक कीवर्ड्स है, और मनी अब यहाँ पे किस चीज़ का काम करेगा? ये हमारा एक आइडेंटिफायर है। नेक्स्ट हमारा डबल, हमारा एक क्या है? कीवर्ड्स है, और अकाउंट बैलेंस क्या है? हमारा एक आइडेंटिफायर है। अब ये कुछ रूल्स हैं। आइडेंटिफायर्स को नेम असाइन करते टाइम हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना है? सबसे पहले है अ वैलिड आइडेंटिफायर कैन हैव लेटर्स, डिजिट एंड अंडरस्कोर। जो एक वैलिड आइडेंटिफायर होता है उसमें लेटर्स होते हैं, उसमें डिजिट भी हो सकता है, और उसमें हम अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं। जो लेटर्स होते हैं वो अपर केस भी हो सकता है और वो लोअर केस में भी हो सकते हैं, मतलब वो कैपिटल भी हो सकते हैं और वो लोअर भी हो सकते हैं। जो फर्स्ट लेटर होता है आइडेंटिफायर का वो हम सिर्फ लेटर ही यूज करते हैं, कोई डिजिट हम उसमें यूज नहीं कर सकते।
उसके बाद जो कीवर्ड्स होते हैं, जो हमने देखा था कि जिनका मीनिंग पहले से डिफाइन है, उनको हम एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। बिल्कुल यही, यू कांट यूज कीवर्ड्स लाइक इंट, व्हाइल एटसेट्रा एज आइडेंटिफायर्स। अब आइडेंटिफायर्स का जो नेम होता है वो कितना लॉन्ग हो सकता है, इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। कंपाइलर जो होता है, you may run into problems in some compiler if the identifier is longer than 31 characters। इसका मतलब है कि अगर आपका जो आइडेंटिफायर है वो 31 कैरेक्टर से ज़्यादा बड़ा है तो कंपाइलर को उसको एग्जीक्यूट करने में दिक्कत होगी। इसलिए आप कोशिश करें कि जो आइडेंटिफायर है वो 31 कैरेक्टर से ही कम नाम का लें। नेक्स्ट हम करते हैं वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल होते क्या हैं? हमने कीवर्ड्स पढ़ा, आइडेंटिफायर्स पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं वेरिएबल्स के बारे में। प्रोग्राम करते टाइम हमें वैल्यू को असाइन करना होता है। अब उस वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए कोई मेमोरी होनी चाहिए। अब मेमोरी को नाम देने के लिए हम सी में क्या करते हैं, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। तो एक वेरिएबल क्या हो जाएगा, अब वेरिएबल इज ए कंटेनर टू होल्ड डेटा। जो भी हम डेटा असाइन करते हैं, चाहे वो इंटीजर टाइप का हो या डबल हो या फिर कैरेक्टर हो, ये डेटा टाइप हम आगे पढ़ेंगे। उन सब डेटा को स्टोर करवाने के लिए मेमोरी को एक नाम असाइन करना होता है और उस नाम असाइनिंग प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स को क्रिएट करना। टू इंडिकेट द स्टोरेज एरिया इस वेरिएबल शुड बी गिवन ए यूनिक नेम। बिल्कुल जैसे हमने आइडेंटिफायर में देखा था, रूल्स में हर एक आइडेंटिफायर का एक यूनिक नेम होता है, बिल्कुल उसी तरह वेरिएबल, हर एक वेरिएबल का भी एक यूनिक नेम होता है। वेरिएबल नेम्स आर जस्ट द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मेमोरी लोकेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मीन्स आपने एक सिंबल असाइन कर दिया है, आपके पास मेमोरी लोकेशन है, आपने उसको एक नाम असाइन कर दिया है, आपने उसको एक सिंबल असाइन कर दिया है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, इंट प्ले स्कोर इक्वल टू 95। इंट हमारा क्या है, कीवर्ड है। प्लेयर स्कोर, इसको हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम बोलेंगे क्योंकि ये हमारा एक वेरिएबल है, ठीक है, जो क्या आइडेंटिफायर कर रहा है, मेमोरी लोकेशन के नाम को आइडेंटिफायर कर रहा है। और उस मेमोरी लोकेशन पे कौन सा डेटा स्टोर है हमारा, 95, जो हमारा क्या है, इंटीजर टाइप का है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कांस्टेंट के बारे में। वेरिएबल के बारे में हमने पढ़ा, वेरिएबल्स हमारा दो वर्ड से मिलके बना है, वेरी प्लस एबल्स। वेरी का मतलब होता है कि हम चेंज कर सकते हैं उसमें जो वैल्यू स्टोर होती है। अब मुझे एक ऐसा आइडेंटिफायर क्रिएट करना है जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, मैं सिर्फ उसे क्रिएट करूंगी, उसके बाद वो फिक्स रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ऐसे आइडेंटिफायर्स को हम बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट को जब हम एक बार क्रिएट करते हैं उसके बाद उसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। सी में कांस्टेंट को क्रिएट करने का क्या सिंटैक्स होता है, हमें स्टार्टिंग में कॉन्स्ट नाम से कीवर्ड यहाँ पे ऐड करना होगा। ये हमारा एक कीवर्ड है CONST। उसके बाद हम डेटा टाइप देते हैं, उसके बाद उसको हम एक नाम देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने पाई दिया है और पाई की वैल्यू होती है 3.14। अब पाई की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। ये हमारा एक क्या है, कांस्टेंट आइडेंटिफायर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम डेटा टाइप के बारे में। अब सी में हम किस टाइप से डेटा को यूज कर सकते हैं, कौन कौन से डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि डेटा टाइप होता क्या है। A data type specifies the type of data that a variable can store such as integer, floating, character, etc. एक जो वेरिएबल हमने पढ़ा था वो किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डेटा टाइप के ऊपर ही डिपेंड करेगा। और सी में जो डेटा टाइप होते हैं वो हमारे 3 टाइप के होंगे। सबसे पहले हमारा बेसिक होगा, फिर डिराइव्ड होगा, उसके बाद यूजर डिफाइन। जो ये हमारी एक डायग्राम है डेटा टाइप के बारे में। बेसिक डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। बेसिक डेटा टाइप में हमारे 4 टाइप हैं, इंटीजर, फ्लोट, डबल और कैरेक्टर। सबसे पहले हम इंटीजर के बारे में पढ़ते हैं। हमें वोल नंबर चाहिए, मुझे डिजिट में काम करना है, जैसे कि 1, 2, 12, 123, 1000, 232। मुझे इस तरह से नंबर को असाइन करना है, इन नंबर पे मुझे काम करना है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप। इसमें हम वोल नंबर लेंगे, इसमें हम नेगेटिव वाले भी आएंगे, 0 भी आएगी और पॉजिटिव नंबर भी आएंगे। नेक्स्ट है हमारा फ्लोट का।
इंटीजर में हम डेसिमल वाले नंबर्स को असाइन नहीं कर सकते। अब मुझे डेसिमल वाले नंबर पे काम करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फ्लोट और डबल का। अब फ्लोट और डबल में क्या डिफरेंस है? जो फ्लोट है उसका जो मेमोरी लोकेशन है वो एज कम्पेयर टू डबल के कम होता है, और जो डेसिमल के बाद जो वैल्यू हम इसमें असाइन करते हैं वो भी एज कम्पेयर टू डबल के हम इसमें कम ही असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टर। अब मुझे कैरेक्टर पे काम करना है, मुझे अल्फ़ाबेट पे काम करना है, मुझे वर्ड पे काम करना है, तब हम यूज़ करते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप का। नेक्स्ट है हमारा ड्राइव्ड डेटा टाइप। ड्राइव डेटा टाइप वो डेटा टाइप जो हम बेसिक डेटा टाइप को यूज़ करके बनाएंगे। इसमें हमारे 3 ही हैं, एरे, फंक्शन, पॉइंटर। नेक्स्ट है हमारा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। इस यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप इनको मेनली यूज़र ही डिफाइन करेगा। ये बेसिकली यूज़र के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि वह किस तरह से इन डेटा टाइप को डिफाइन कर रहा है, इसलिए इनको यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बोला जाता है। इसमें हम 2 पढ़ेंगे, यूनियन और स्ट्रक्चर के बारे में। बेसिक डेटा टाइप, जो बेसिक डेटा टाइप है ये ऑलरेडी डिफाइन होते हैं हमारे सी की लाइब्रेरी में, और जो इनका साइज होता है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट है ये आपको अलग मिलेगा इसका साइज, और अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 है तब भी आपको इसका साइज अलग मिलेगा। अब हम आगे एक टेबल पढ़ते हैं जिसमें बेसिक डेटा टाइप के बारे में, उनके साइज के बारे में और फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में बताया गया है। टाइप तो हमें पता है, इंट, कैर, फ्लोट। साइज कि मैंने एक वेरिएबल लिया इंट ए, ठीक है। जो ए हमने लिया है वो क्या था, हमारा मेमोरी का नाम था। जो मेमोरी जो ए हमने असाइन की है वो कितना साइज है उसका, उसमें हम कितना डेटा स्टोर करवा सकते हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। जो इंटीजर है उसका साइज 2 होता है, ये एटलीस्ट 2 है, ये 32 बिट के अकॉर्डिंग है, और जो ये यूजुअली 4 दिया गया है ये हमारा 64 बिट के अकॉर्डिंग है। अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट है तो जो इंटीजर है वो 2 बाइट लेगा, और अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम 64 है तो जो इंट है वो आपका 4 बाइट लेगा। उसके बाद है फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये जब हम प्रोग्राम करेंगे तब मैं इसके बारे में समझाऊंगी। अभी के लिए बस इतना जान लो कि इंटीजर के लिए हम %d यूज़ करते हैं और %i यूज़ करेंगे। कैरेक्टर उसका साइज होगा 1 बाइट, उसके लिए हम यूज़ करेंगे %c। फ्लोट वो हमारा 4 बाइट लेगा, उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %f का। डबल ये 8 होता है, ये फ्लोट से डबल होता है, इसमें हम यूज़ करते हैं %lf का। उसके बाद इंट के कुछ टाइप होते हैं, शॉर्ट इंट, अनसाइंड इंट, लॉन्ग इंट। इनके यहाँ पे साइज दिए गए हैं। शॉर्ट इंट हमारा 2 बाइट लेता है, अनसाइंड इंट हमारा 2 और 4 लेगा, लॉन्ग इंट 4 और 8 लेगा। ये इनके स्पेसिफायर हैं, हम इसमें अलग अलग स्पेसिफायर यूज़ करेंगे। साइंड कैर और अनसाइंड कैर ये हमारे कैरेक्टर के टाइप दिए गए हैं। कैरेक्टर हमेशा ही 1 बाइट लेगा और उसमें हम हमेशा ही %c ही फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे। उसके बाद है लॉन्ग डबल। लॉन्ग डबल वैसे कितना लेता है, 8 बाइट लेगा, लेकिन जब हमें ज़्यादा ही वैल्यू की ज़रूरत होती है डेसिमल के बाद तब हम लॉन्ग डबल का यूज़ करेंगे। ये एटलीस्ट हमारा 10 लेगा, यूजुअली ये 12 और 16 बाइट लेता है, और इसमें हमें वही फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे जो हमने डबल में लगाया था %lf का। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ड्राइव डेटा टाइप के बारे में। ड्राइव डेटा टाइप जो फंडामेंटल डेटा टाइप्स को ड्राइव करके बनाए जाते हैं, इसमें हमने यही पढ़ा था, एरे, पॉइंटर और फंक्शन के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। सी अलाउ करती है यूजर को, एक टाइप डेफिनेशन नाम से फंक्शन होता है जिसको यूज करके हम खुद से डेटा टाइप को डिफाइन कर सकते हैं। यह कौन कौन से थे, यूनियन और स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, कि जो सी का एक प्रोग्राम होता है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। हैश इंक्लूड studio.h, इंट मेन, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, printf इनवर्टेड कोमा में हेलो सी लैंग्वेज, रिटर्न 0। अब इस प्रोग्राम को हम कोड ब्लॉक में करके देखते हैं किस तरह से हम इसको लिखेंगे और इसकी क्या आउटपुट होगी। लिखते हैं हम हैश इंक्लूड studio.h, इंट मेन,
प्रिंटफ इन्वर्टेड कॉमा में देंगे, हेलो सी लैंग्वेज रिटर्न 0। अब इसके हम हर एक वर्ड के बारे में पढ़ते हैं कि यहाँ पे हैश क्यों यूज़ किया गया है, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच होता क्या है, क्यों यूज़ किया गया है, मेन होता क्या है। जो हैश यूज़ किया गया है इसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर। ये हमारा प्री प्रोसेसर होता है। ये किस लिए यूज़ किया जाता है? प्रोसेसिंग करवाने के लिए। जो इसकी मेन एग्जीक्यूशन होती है वो हैश की हेल्प से ही होती है। उसके बाद होता है इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। जो स्टूडियो डॉट एच है ये हमारी एक हेडर फाइल है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, एसटीडी स्टैंडर्ड, आई से इनपुट, ओ से आउटपुट, डॉट एच हेडर फाइल। स्टूडियो डॉट एच को मैंने इंक्लूड करवाया है अपने इस फाइल में, ठीक है। ये क्यों इंक्लूड करवाया है? क्योंकि जो हमने प्रिंटफ का फंक्शन बाद में यूज़ किया है इसका जो मीनिंग है वो हमारा स्टूडियो डॉट एच में ही डिफाइन है। अगर हम स्टूडियो डॉट एच को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करवाएंगे तो ये प्रिंटफ को जो कंपाइलर है उसको प्रिंटफ का मीनिंग ही पता नहीं चलेगा कि प्रिंटफ किस लिए यूज़ किया गया है। उसके बाद होता है हमारा इंट मेन। ये हमारा मेन फंक्शन होता है और यहीं से ही कंपाइलर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। इसलिए मेन को हर एक प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट बोला जाता है। अगर आपके प्रोग्राम में मेन नहीं है तो कंपाइलर उस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता ही नहीं, क्योंकि सिंटैक्स क्या है कि जो कंपाइलर होता है वो मेन फंक्शन से ही एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंटफ। प्रिंटफ फंक्शन यूज़ किया जाता है किसी भी आउटपुट को या कि कोई मैसेज प्रिंट करवाना हो, उसके लिए हम प्रिंटफ का यूज़ करते हैं। अब प्रिंटफ में जो भी आप मैसेज लिखते हो वो हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे और इस इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी आप लिखोगे वो एज इट इज़ आपका आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रिटर्न 0। रिटर्न 0 होता है हमारा कि हमने सक्सेसफुल इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली है। जैसे ही कंपाइलर के पास रिटर्न 0 आएगा वो उसकी एग्जीक्यूशन बंद कर देता है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। F9 यूज़ करेंगे एग्जीक्यूट करवाने के लिए। मैं F9 प्रेस, थोड़ा टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने के लिए। F9 यूज़ करेंगे, ये करते हैं F9। थोड़ा टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने के लिए। $52 हमने ए को असाइन किया था। 80.0998 ये हमारे बी की वैल्यू है। उसके बाद ये हमारे सी की वैल्यू है जो हमने डबल में यूज़ की थी। अब हम अपनी एक्सरसाइज पढ़ते। क्या है हमारी एक्सरसाइज? सबसे पहले यही थी डिफाइन वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, उनके वैल्यू को प्रिंट करना। अब नेक्स्ट हम करते हैं, मुझे एक्सेप्ट करनी है वैल्यू कहाँ से? यूज़र से एक्सेप्ट करनी है। अभी जो हमने प्रोग्राम किया था ये हमने यहाँ पे वैल्यू खुद से डिफाइन की थी, ठीक है। अब मुझे यूज़र से वैल्यू एंटर करवानी है, वो प्रोग्राम करते हैं। हम यहाँ पे न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं, Ctrl+Shift+N करेंगे, आपकी न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। इसको हम सेव कर लेते हैं। एक्सटेंशन इसमें हम सी यूज़ करेंगे, .c। हैश इंक्लूड studio.h int main। पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे int a, float b, डबल c। अब मुझे वैल्यू कहाँ से चाहिए? यूजर से चाहिए, तो पहले हम एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, printf enter value of a b
एंड सी, स्लैश एन का यूज़ करते हैं कि जो नेक्स्ट आउटपुट हो हमारी न्यू लाइन में आए। अब यूज़र से वैल्यू एंटर करवाने के लिए हम यूज़ करेंगे स्कैनर फंक्शन का, स्कैनर फंक्शन यूज़ करेंगे। अब हमें ए की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू इंटीजर है तो हम कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे, %d का। उसके बाद अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे %a का। ये हमने क्यों यूज़ किया, हमने क्या देखा था, ए क्या है, हमारा वेरिएबल है, और वेरिएबल किस लिए यूज़ किया जाता है, ए मेमोरी को एक नाम देने के लिए, कि जो ए है हमारी क्या है, एक मेमोरी है। और % यूज़ किया जाता है मेमोरी के एड्रेस को असाइन करने के लिए, ठीक है, कि जो ए में वैल्यू जो आएगी वो हमें उसे कहाँ पे स्टोर करनी है, इस मेमोरी एड्रेस पे स्टोर करनी है जो हमने ए नाम से असाइन की थी। अब हम नेक्स्ट करते हैं स्कैनफ, यहाँ पे हम %f का यूज़ करेंगे, वही %b, स्कैनफ। डबल के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे lf का, लॉन्ग फ्लोट का, %c का। अब मुझे इनको फिर से वही प्रिंट करवाना है, प्रिंट करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं printf की कमांड। इंटीजर के लिए सेम वही %d देना होगा। अब यहाँ पे % की जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ मुझे वैल्यू क्या करवानी है, प्रिंट ही करवानी है, वैल्यू को कहीं पे स्टोर नहीं करवाना। हम इसको कॉपी कर लेते हैं या चेंजेस कर लेते हैं f और b। lf और c। एग्जीक्यूट करते हैं। हमारा मैसेज प्रिंट हो चुका है, एंटर वैल्यू ऑफ a, b एंड c। अब हम पहले a की वैल्यू एंटर करते हैं 45, b की वैल्यू एंटर करते हैं 78.23, c की वैल्यू एंटर करते हैं 98.156 और एंटर। सेम वही, पहले 45 आपकी, अब a की वैल्यू है, उसके बाद ये आपके b की वैल्यू है और c की वैल्यू है, ये सब हमारी a की लाइन में है, तो इनको नेक्स्ट लाइन के लिए क्या यूज़ करेंगे, /n का। तो यहाँ पे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर में जाएंगे और सबके लास्ट में हम /n ऐड कर देंगे, जिससे आपकी जो आउटपुट है हर एक की न्यू लाइन में आएगी। फिर से करते हैं, वैल्यू डालते हैं 78, 56.12, सी की वैल्यू डालते हैं 63.1254 और एंटर करते हैं। अब ये हमारी वैल्यू सबकी अलग अलग न्यू लाइन में आ चुकी है। ये हमारा सेकंड एक्सरसाइज थी। अब हम थर्ड करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 2 इंटीजर वैल्यू एंड प्रिंट देयर सम, कि हमें 2 इंटीजर वैल्यू को एक्सेप्ट करना है और उनका सम प्रिंट करवाना है। न्यू फाइल लेते हैं हम, Ctrl+Shift+N से सेव कर लेते हैं इसे, sum.c। हैश इंक्लूड की जो आपकी फाइल है ये आपके हर एक प्रोग्राम में चलेगी, क्योंकि इसके बिना आपका प्रोग्राम रन ही नहीं होगा। इंट मेन। अब हमें क्या करना है, 2 इंटीजर वैल्यू को एक्सेप्ट करना है, तो यहाँ पे हम 2 वेरिएबल लेंगे और दोनों ही हमारे क्या होंगे, इंटीजर होंगे। एक हमने लिया है जो हमारा सम आएगा, सम को स्टोर करवाने के लिए, तो हमने यहाँ पे टोटल 3 वेरिएबल लिए हैं, a, b, c। आप कोई भी नाम ले सकते हो, हम यहाँ पे नाम चेंज कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिया नंबर 1, नंबर 2 और सम। प्रिंटफ करवाएंगे, हम एक मैसेज प्रिंट करवाना है कि नंबर 1 और नंबर 2 में वैल्यू असाइन करो। एंटर वैल्यू ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 /n
स्कैन ऑफ करेंगे रीड करवाने के लिए %d। अब दोनों इंटीजर हैं तो इनको हम दोनों को एक ही लाइन में कर सकते हैं। दो इंटीजर हैं तो दो फॉर्मेट स्पेसिफायर हमें यूज करने होंगे, कॉमा। अब दोनों के हमें एड्रेस बताने हैं। नंबर 1 नंबर 2। सम करवाना है हमें दोनों का, नंबर 1 प्लस नंबर 2। अब इस सम को हम प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट एफ। ये भी हमारा इंटीजर ही है क्योंकि जब दो इंट वैल्यू को आप प्लस कराओगे तो उसका सम भी इंटीजर ही होगा। तो उसके लिए हम %d और सम। एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे कोई एरर शो कर रहा है। जैसे ही आपके कोई एरर हो आपका ये क्या आएगा, रेड कलर का ये आपका हाइलाइटर आ जाएगा जिस भी लाइन में आपकी जो भी एरर है, ठीक है। अब मुझे वो एरर चेक करनी है क्या है, तो F2 प्रेस करो। जैसे ही आप F2 प्रेस करोगे तो नीचे आपकी एक कोड विंडो ओपन होगी, इसको हम एरर विंडो बोलते हैं। ये आपको बताएगा, साथ में लाइन नंबर भी बताएगा और उस एरर के बारे में भी बताएगा। ये हमें बता रहा है 6 है इनवैलिड ऑपरेंड टू बाइनरी। ये जो हमने यहाँ पे एम्परसेंड यूज किए हैं, यहाँ पे हमने कॉमा लगाना है